बीजेपी ने 2024 के लिए नारी शक्ति वंदन अभियान की शुरुआत की है। सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी के एक बार फिर से हुंकार भरी है। मौका था नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का, जिसमें सीएम योगी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को पाताल से भी निकाल लाएंगे। सीएम ने कहा अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है, कोई भी सुरक्षा में सेंधमारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले अपराधी सड़क पर घूमते थे, अब अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। वहीं अखिलेश यादव सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है जीरो टॉलरेंस की नीति फेल है, सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में नाकाम रही है। इसी पर होगी महाबहस। पहले हेडलाइंस। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सब किसान को गई होगी। सुरक्षा में जो सेंध लगाएगा, कहीं भी जाएगा, पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे उसको। योगी की हुंकार, पाताल से भी खोज निकालेंगे अपराधी। वही सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्वों पर भी कार्रवाई के लिए प्रभावी एक्शन भी लिए जा रहे हैं। आप सब जानते हैं, अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। सुरक्षा में जो सेंध लगाएगा, उस व्यक्ति को फिर कहीं भी जाएगा, पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे उसको। और पाताल से ढूंढ निकालने की कार्रवाई लगातार चल रही है। लगातार उस अभियान को हम आगे बढ़ाए हुए हैं, क्योंकि हमें मानना है आधी आबादी सुरक्षित तो सब कुछ सुरक्षित। कानून से खिलवाड़ योगी सरकार में नहीं बर्दाश्त। लेकिन 2012 से 17 के दौरान जब उत्तर प्रदेश की कमान अखिलेश जी के हाथ में थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो हमने सबने देखा है, पूरे प्रदेश ने झेला है, दंगों को झेला है, जातिवाद को, अपराधियों को संरक्षण, माफियाओं को संरक्षण, जमीनों पे कब्जे, चौथ वसूली। बच्चे उस समय आपको याद होगा कि स्कूल से सुरक्षित घर लौट आते थे पढ़ के, तो माएँ बड़ा अपने को एक दिन लगता था कि बहुत बड़ा आज उपलब्धि ईश्वर की कृपा हुई कि हमारा बच्चा अपैड होने से बच करके सुरक्षित घर आ गया है। अपराधियों पर गाज, 2017 से पहले माफिया राज। मैं तो कहता हूं अगर ये निष्पक्ष हैं और जीरो टॉलरेंस इनके मन में है अगर, तो दोनों परिवारों की मदद करें। और भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप बुलडोजर से इस घर को डराना चाहते हैं। सवाल घर का गिरने का नहीं है, सवाल आपकी नीयत का है। और आपने अपने फैसले में ये स्वीकार कर लिया है कि आपके अधिकारी गलत थे और गलत अधिकारियों अगर नहीं थे वो अधिकारी गलत, तो बताइए आपको 20 अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा। अपराध पर लगाम, योगी सरकार वर्सेस अखिलेश राज। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार चरमराई हुई है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अपराधी पाताल लोक में जाके छुप गए हैं। तो इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश का चर्चित अपराधी बदन सिंह बद्दो 2019 से जेल से भागा हुआ है, आज तक उसका कोई पता नहीं है। सुरक्षा में जो सेंध लगाएगा, कहीं भी जाएगा, पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे उसको। और अब वक्त है महाबहस के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रख रहे हैं जो आज हम अपनी डिबेट में उठाने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति कारगर है, क्योंकि सरकार का दावा है रिकॉर्ड केसेस जो हैं उनको कानूनन सजा दिलवाई गई है, गिरावट आई है महिलाओं के प्रति अपराध में, लेकिन विपक्ष सरकार को घेरता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। सवाल नंबर 2, केस निपटाने में यूपी देश में नंबर 2, तो फिर सवाल क्यों? आंकड़े कहते हैं कि केस निपटारे के मामले में उत्तर प्रदेश आगे है, देश में उसका दूसरा स्थान है। तो आखिर विपक्ष इस तरह के सवाल क्यों उठाता है कि जीरो टॉलरेंस नीति नहीं है बल्कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है? सवाल नंबर 3, क्या 2017 से पहले माफिया राज था, अब कानून का राज है? इसे लेकर सरकार और विपक्ष के बीच में वार पलटवार चलता रहता है।
और हमारे साथ चर्चा के लिए गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। आनंद दुबे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, दीपक रंजन जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अरविंद जैन जी है, पूर्व डीजीपी, और मीनल पाठक हमारे साथ अभी जुड़ेंगी, सोशल एक्टिविस्ट। उनसे भी हम चर्चा करेंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल दीपक रंजन जी आपसे। केस निपटारे के मामले में पूरे देश में दूसरे नंबर पर यूपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चेतावनी दी और कहा कि शोधों ने अगर नारी अस्मिता या नारी सुरक्षा में जरा भी सेंध लगाई तो पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। महिलाओं के प्रति अपराध में कमी आई है, उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन आप लोग इस पिक्चर को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में अब भी माफियाओं का राज है या महिलाएं सड़क पर निकल ही नहीं सकती। क्या कुछ भी नहीं हुआ यूपी के अंदर? देखिए आस्था जी, ये हम विपक्षी पार्टी के लोग नहीं कह रहे। ये एनसीआरपी का जो डाटा है वो ये बताता है कि पर कैपिटा क्राइम रेट जो 7.4 है वो यहां पर सबसे ज्यादा है, और यहां पर अकेले ट्रेवल करना भी जो है वो अनसेफ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो जीरो टॉलरेंस की बात तो करते हैं, लेकिन अब ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं आस्था जी। आप लखनऊ में ही देख लीजिए, आप लखीमपुर में देख लीजिए, पर जब आपके केंद्रीय मंत्री के लड़के इन सब चीजों में संलिप्त हैं। अभी आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के लड़के के द्वारा जो है हत्या होती है, ये ना मालूम क्या होता है, उनके घर से लाश बरामद होती है, लेकिन जांच आज भी शिथिल है, ना कोई कठोर कार्रवाई हुई, ना कुछ हुई। आपने सुना होगा लखीमपुर में किस तरीके से केंद्रीय मंत्री के लड़के ने किसानों को ऊपर थार चढ़ाने का काम किया। अभी देवरिया का मामला अभी पूरी तरीके से ठंडा नहीं पड़ा हुआ है। देवरिया में जो है किस तरीके से कार्रवाई हो रही, जांच कहां तक पहुंची। देवरिया में आईजीआरएस जो है अगर वो अच्छे से काम कर रहा होता, आईजीआरएस के कितने सारे मामले लंबे पड़े हुए हैं। ये 2-3 बिंदु आपने रखे हैं। आनंद दुबे जी इसका जवाब देंगे। बोलिए आनंद। आए दिन इस देखिए 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो देवरिया का जो मामला है, अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तब पीड़ित परिवार की जमीन सरकारी दबाव में जबरन अपने नाम कराया गया। यह परिवार दर बदर भटकता रहा, न्याय की आस में इधर उधर जाता रहा, किसी ने इसकी बात नहीं सुनी, और यह परिवार लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा। ऐसे जो भी अधिकारी जो उस समय भी संलग्न थे या जिन्होंने बाद में भी कोई लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, सस्पेंड किए गए हैं, और पुराने अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। अब जहां तक इन्होंने महिला अपराध की बात की है, आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होता है उसमें सजा दिलाने में पूरे देश में नंबर 1 है। 60% से ज्यादा मामलों में हमने सजा दिलाई है। 60% हमारा रेशियो है। इसके अलावा महिला अपराधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है। संगठित अपराध को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने खत्म किया। लेकिन आनंद जी, विपक्ष इन बातों को नहीं मानता। वो तो एनसीआरबी को कोट कर रहा है। वो कह रहा है एनसीआरबी का डेटा उठाकर देखिए आप। मैं एनसीआरबी का डेटा आपको गिना देता हूं। 2013 में हत्या 5047, 2014 में 5150, 2015 में 4732, 2016 में 4889, 2021-22 में कितने थे? 2845। रेप में बता देता हूं, 2013 में 3050, 2014 में 3476, 2015 में 3025, 2016 में 4816, और 3000 के आसपास जो है हमारी सरकार में हुई है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ये आंकड़ा बढ़ा है। जब से आप सरकार चला रहे हैं ये आंकड़ा बढ़ा है। नहीं, बिल्कुल झूठ है। ये लोग एनसीआरबी के डेटा का न तो अध्ययन करते हैं न देखते हैं। दीपक रंजन, हर मामले में, चाहे लूट हो, चाहे अपराध हो, चाहे हत्या हो, चाहे महिलाओं के खिलाफ अपराध हो, सब में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बेहतर काम किया और उसमें गिरावट हुई है। एक चीज और बता दूं, मैं अपने काबिल प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज पर कैपिटा क्राइम रेट क्या है? एनसीआरबी का डाटा जो रिपोर्ट पेश हुआ है जो बताता है होम मिनिस्ट्री की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जिसके सदस्य रहे आनंद शर्मा जी, और ये कह रहे हैं कि देवरिया में मामला 6.5 साल से इनकी सरकार है, शायद ये भूल रहे हैं। आशा जी की 6.5 साल से इनकी सरकार है उत्तर प्रदेश में। इन्होंने पुलिसिंग नीति इनकी इतनी शिथिल क्यों है? क्यों नहीं अभी तक पैमाइश की इन्होंने जमीन की? अरे भाई आप बताइए ना, आज ये पर कैपिटा क्राइम रेट क्या है, कितने परसेंट बताने का काम करेंगे? आपके समय में इनकी जमीनों पर कब्जा हुआ, आपके समय में यह दौड़ते। अरे तो 6.5 साल से आप क्यों शांत बैठे थे?
आप बताओ ना कि आपकी सरकार, आपका शासन प्रशासन एकदम बिल्कुल जिन लोगों ने भी इसमें गलती की आप है, इस चीज को एक्सेप्ट करो ना कि 6.5 साल से आपकी सरकार है। आप क्यों पाल पोस रहे थे अपराधियों को? आप क्यों पाल रहे थे उसको? नाकाम है आपकी सरकार, निकम्मी आपकी सरकार, एक करके बोलिए आप दोनों। में आपकी सरकार बिल्कुल जीरो है। और आपके मुख्यमंत्री जीरो पार्टी उन लोगों के साथ खड़ी हो गई है। कौशल किशोर के घर पे जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? यही काम आपके केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर पर जो हुआ, जो हत्या हुई विनय श्रीवास्तव की, उसका जिम्मेदार कौन है? और आज भी एक एक करके बात करिए आप लोग। अत्याचार किया। लखनऊ कोर्ट रूम देखिए, एक एक करके अपनी बात कोर्ट रूम में हत्या होती है, एक 1.5 साल के बच्चे को गोली लगती है, समाजवादी उसका पार्टी जिम्मेदार कौन है? उनके साथ खड़ी रही है। पुलिस आज भी कस्टडी आप में देखिए। अच्छा ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए। मैं एक एक करके नाम लूंगी और सवाल पूछूंगी, उसके बाद आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है? हमारे साथ अरविंद जैन जी भी हैं, पूर्व डीजीपी। अरविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे, केसेस का निपटारा बहुत तेजी से यूपी में हो रहा है, क्या ये फैक्ट नहीं है? देश में दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। एंटी रोमियो स्क्वाड जब से बनाया गया तब से लेकर आज तक जो सरकारी आंकड़ा है वो ये कहता है कि मामलों में सख्ती आई है, इससे निपटा जाता है, पुलिस फौरन एक्शन में आती है। क्या अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ? क्या ये कहना सही है, ये इतनी एक्सट्रीम पर जाकर कहना सही है कि उत्तर प्रदेश तो जो है वो अपराध का गढ़ है, जिस तरह विपक्षी दल कहते हैं? क्या कोई परिवर्तन नहीं आया? देखिए, हर सरकार अपने अपने समय में प्रयास करती है कि लॉ एंड ऑर्डर सशक्त रहे, मजबूत रहे और अपराधों में बढ़ोतरी ना होने पाए। मैं बहुत ज्यादा आंकड़ों पे नहीं चलता हूं। मेरा ये मानना है कि चाहे 10-90 की व्यवस्था की गई, डायल 112 की व्यवस्था की गई, जो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए गए, जो भी इस प्रकार की कार्रवाइयां गवर्नमेंट के स्तर से होती हैं, जिसमें पुलिस सख्ती से कार्रवाई करती है, उसके बड़े अच्छे परिणाम पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। डायल 112 सशक्त किया गया है और बहुत तत्परता से गाड़ियां देहात क्षेत्र में भी घटना स्थल पे कॉल करने पर पहुंच रही हैं। जी, जो नारी शक्ति वंदन ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ये बहुत सराहनीय प्रोग्राम है और इससे जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, जो उनके प्रति अपराध घटित होते थे, उसमें गिरावट आएगी, गिरावट आ रही है, सख्त कार्रवाई हो रही है जी। और सख्त कार्रवाई इसलिए भी पुलिस कर रही है क्योंकि निरंतर समीक्षा उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री, जो कि मुख्यमंत्री भी हैं, वो कर रहे हैं। महिलाओं और बच्चियों के प्रति अपराध में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस। लेकिन अरविंद जैन जी, जो बात आप कह रहे हैं उसको अगर कोट किया जाता है तो मामले पर राजनीति शुरू हो जाती है। विपक्षी दल कहने लगते हैं कि नहीं, आंकड़े झूठे हैं, और सरकार बार बार आंकड़ा देती है। एनसीआरपी का नाम दोनों ही ले रहे हैं, सरकार भी ले रही है और विपक्ष भी ले रहा है, लेकिन आंकड़े अलग अलग। क्या सही है? मैं आंकड़ों पे कभी नहीं चलता हूं। आंकड़े तो जो है ये एक कितने मुकदमे दर्ज हुए नहीं हुए, एक परसेप्शन होता है प्रदेश में, एक इंप्रेशन बनता है कि अपराध नियंत्रण में है कि नहीं है, अपराध जो घटित हुए हैं उनमें सख्त कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अपराधों में मेरा ये मानना है कि सख्त कार्रवाई, जो भी जघन्य अपराध घटित हुए हैं उनमें सख्त कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई निरंतर जारी रहनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया है डीजीपी ने और पुलिस मुख्यालय से उसकी समीक्षा हो रही है, इसके तहत बहुत मुकदमों में, जिनमें 1-1, 2-2 गवाह शेष थे, उनकी गवाहियां कराई गई हैं और उनकी गवाहियां कराकर बहुत से अपराधी जिनके खिलाफ फैसले नहीं हो पाए थे वो कन्विक्शन हो रहे हैं। ये कन्विक्शन का जो कराने का है, ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपराध कंट्रोल करने का। आपने बहुत ही विस्तार से समझाया और आपने ये भी बताया कि किस तरह कार्य प्रणाली में फर्क आया है, तेजी आई है, कुछ चीजें अपग्रेड हुई हैं, बेहतर हुई हैं और उनका असर दिख रहा है। दीपक जी, आप पूरी तरह से खारिज करते हैं व्यवस्था को? देखिए आस्था जी, आज जो डायल 100 है, ये जो पुलिस हेडक्वार्टर है, या जो पुलिसिंग आज चुस्त दुरुस्त हुई है, उसकी पूरी देन समाजवादी पार्टी सरकार की देन है। पीसीआर की गाड़ियां किसने उस टाइम मुहैया कराई थी? पुलिस अधिकारियों को या पुलिस महकमे को। देखिए 1090 किसकी सरकार में जो रन कर रहा था,
और हमारे आनंद दुबे जी कह रहे हैं, अरे अब ज्यादा दूर नहीं जा, मैं तो अगल बगल की बात करूं, कानपुर में इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं एक व्यापारी भाटिया को किस तरीके से मारा, आज वो बेचारा जिंदगी और मौत से जो है वो जूझ रहा है, वो उसकी एक आंख चली गई। इनके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उसको अधमरा किया, क्या कार्रवाई उसके खिलाफ? उसमें विधायक और सांसद जी, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद आस्था जी, वो दोनों लोग आपस में ही भिड़ गए। तो इनकी देखिए डबल इंजन की सरकार इनकी पूरी तरीके से आपस में ही टकरा गई है, और एक इंजन किसी और दिशा में जा रहा है, एक इंजन किसी और दिशा में जा रहा है। मैं तो इनसे बार बार कहना चाहता हूं कि जी देखिए जी आस्था जी, आनंद दुबे जी जवाब दीजिए। आस्था जी, 1090 बना देने से और डायल 100 बना देने से, अगर सिर्फ बना के बिल्डिंग खड़ा कर देने से अपराध कंट्रोल हो जाता तो बड़ी अच्छी बात है। आपने डायल 100 बना दिया लेकिन मुख्तार अंसारी को अपराध करने की छूट दी, आपने 1090 बना दिया लेकिन अतीक अहमद को अपराध करने की छूट दी, आपने हर जिले माफिया में एक गुंडा पैदा कर दिया और 2 बिल्डिंग लखनऊ में बना दी। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, हमने न सिर्फ गुंडों को खत्म किया है, गुंडागर्दी उनकी समूल उनका नष्ट किया है, उनसे जमीनें कब्जा की है और उन जमीनों पर गरीबों को मकान बना के देने का काम किया है। हमने गली मोहल्लों में जो गुंडागर्दी करते थे उनको जेल भेजने का काम किया है। मां बहन बेटियों के साथ जो छेड़खानी की घटनाएं होती थी, केंद्रीय मंत्री के घर पर हत्या होती, क्या कार्रवाई हुई? केंद्रीय मंत्री का लड़का जो किसानों के ऊपर थार गाड़ी चलाता है, क्या कार्रवाई हुई? क्या कार्रवाई करने का काम किया उसके खिलाफ? सख्त कार्रवाई हुई है। नहीं, आपने केंद्रीय मंत्री के घर पे लाश बरामद हुई, विनय श्रीवास्तव की, क्या आपके जेल जाना पड़ा है? कार्रवाई हो गई नहीं, क्योंकि अब अपराध आपके केंद्रीय मंत्री, आपके मंत्री भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। आरोपी कानपुर में किस आपसी बात में मत पड़िए आप लोग। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किस तरीके से प्रजापति को मंच में बैठा के भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किस तरीके से मारा उसको? केंद्रीय मंत्री के घर पे हत्या हुई है, क्या कार्रवाई? आनंद पार्टी के नेता कहते थे जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, केंद्रीय मंत्री के घर पर हत्या हो जाती है, केंद्रीय मंत्री का एक-एक करके बोलिए। देखिए दीपक जी आपने आरोप लगाए, आपने आरोप लगाए, आपने ये भी कहा कि डायल 100 1090 ये व्यवस्थाएं सपा की देन थी। अब उस पर जवाब दे रहे हैं आनंद दुबे जी, उनका जवाब सुन लीजिए, मैं आपको दोबारा समय दे रहा हूं। एक वक्त में आप दोनों बोलेंगे, रोज डिबेट करते हैं आप लोग, जानते हैं किसी की आवाज नहीं जाएगी। इससे तो ऐसा लगेगा कि जानबूझकर एक दूसरे को बोलने नहीं दिया जा रहा है। आनंद दुबे जी 10 सेकंड, उसके बाद दीपक रंजन जी मैं एक चीज कहता हूं, यही पुलिस थी, यही व्यवस्थाएं थी, सब कुछ यही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ऐसा नहीं है कि कोई अमेरिका से पुलिस मंगा ली है, कोई इंग्लैंड से पुलिस मंगा ली है, यही पुलिस काम कर रही है। लेकिन इस पुलिस को काम करने की पूरी आजादी है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, इसीलिए पुलिस आज बेहतर काम कर रही है। हमने अभियोजन को मजबूत किया है, इसीलिए सजा दिलाने का काम। ये बताइए, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, इनको पहली बार अगर सजा हुई है तो किसकी सरकार में हुई है? हमारी सरकार में। कोई मामला 20 साल पुराना, कोई 23 साल पुराना, कोई 19 साल पुराना मामला, इस बीच में सरकारें आती रही जाती रही। क्या कर रहे थे ये? बताइए दीपक रंजन जी, इनको अपराध के लिए छूट दे रहे थे। क्या सत्य नहीं और क्या तथ्य नहीं है? आस्था जी अब इनको शांत कराइए। देखिए ये बोले थे, मैं एक शब्द नहीं बोल रहा था। अब मेरी बातों के ये जवाब दें। अभी केंद्रीय मंत्री के घर पर हत्या हुई, क्या कार्रवाई केंद्रीय मंत्री के खिलाफ? लखीमपुर में केंद्रीय मंत्री का लड़का थार गाड़ी चला देता किसानों के ऊपर, क्या कार्रवाई हुई उसके ऊपर? आज भी वो लोग मंत्री पद संभाल रहे हैं दोनों लोग, और अभी भी जांच का कुछ पता नहीं चला कि जांच कहां है, क्या हो रही, क्या नहीं। क्या वो जांच का सामना नहीं कर रहे हैं? ठीक है, क्या वो जांच का सामना नहीं कर रहे हैं? क्या केंद्रीय मंत्री के बेटे जेल नहीं गए? ठीक है, जांच चल रही है, एक मामला कोर्ट में है, एक मामले में जांच जारी है। और इस बीच ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी, आप एक बार फिर से राजनीतिक वाद विवाद में उलझ गए इस बात को लेकर। हमारे साथ मीनल पाठक जुड़ गई है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी भी बात जान लेते हैं, क्योंकि महिलाओं की बात कर रहे हैं और महिलाओं को लेकर ये सारे दावे भी हैं। दीपक रंजन जी शांत हो जाइए। ठीक है दीपक रंजन जी शांत हो जाइए। देखिए एक और पैनलिस्ट ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, मीनल पाठक जी हमारे बीच में, सोशल एक्टिविस्ट। मीनल पाठक जी, महिलाओं की बात आती है, यूपी में क्राइम कंट्रोल की बात आती है, महिला सेफ्टी की बात आती है, तो एक राजनीतिक बहस छिड़ जाती है। बीजेपी कहती है कि सरकार ने कितनी सख्ती की है, विपक्षी पार्टियां कहती है नहीं, यूपी का तो बुरा हाल है। अब बताइए, आप खुद एक महिला है, सोशल एक्टिविस्ट है, महिलाओं से जुड़े हुए इश्यूज से आपको दो चार होना पड़ता है, आप चर्चाएं करती हैं, देखती हैं, अवेयर रहती हैं। एनसीआरबी को दोनों पक्ष कोट करते हैं, लेकिन आंकड़े दोनों के अपने अपने हिसाब से।
डेफिनेटली बहुत ज्यादा चेंज आया है अभी करंट सीएम की सरकार में रिगार्डिंग द सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड जितना भी सेफ्टी के रिगार्डिंग जितना भी प्रोटोकॉल्स और चेंजेस लाए गए हैं। पहले आप अंधेरे में नोएडा में बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकते थे और हमारे सामने मेन रोड्स पे ऐसे इंसिडेंट्स हमने सुने और देखे। मैं नोएडा में पिछले 16-17 सालों से हूँ। अभी इतना रिमार्केबल चेंज है कि हम अपने बच्चों को भी खेलने भेजने में, अपनी लड़कियों को खेलने भेजने में बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं। पहले जैसे आप साइकिल्स पे बाहर बच्चों को छोड़ भी नहीं सकते थे एंड मेन रोड पे तो बिल्कुल भी नहीं। आपने देखा है और अब बहुत चेंज आ गया है। बच्चे आराम से साइकिल्स पे अपनी ट्यूशंस बिना किसी डर के घूमते हैं फिरते हैं। आई थिंक बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए हैं ग्राउंड लेवल में रिगार्डिंग द सेफ्टी प्रिकॉशंस। और जहां तक कि ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन पे अभी जिस तरह से बहस चल रही है, मेरे ख्याल से एक फैमिली फ्यूड में सीएम की अथॉरिटी और उस सब को इन्वॉल्व करना इज नॉट मतलब कहाँ तक सही है। दिस इज व्हाट आई हैव टू से ऑन दिस। आई थिंक वहाँ की लोकल अथॉरिटीज और वहाँ का जो भी चल रहा था पुलिस के थ्रू, दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। बट यस, ये डेफिनेटली प्राइमा फेसी एक फैमिली फ्यूड की सिचुएशन दिख रही है। लेकिन अगर आप इसमें सीएम ने जो चेंजेस किए हैं फ्रॉम द लास्ट सो मेनी इयर्स इन ईयर, वो बहुत ही ज्यादा, आई थिंक ये सिर्फ मैं नहीं, आप किसी राह चलते किसी से भी पूछ लेंगे ना कि आपको क्या चेंज लग रहा है आपकी सेफ्टी में, वुमेन सेफ्टी में और अदरवाइज। दीपक रंजन जी, आज मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में एक बात और कही कि बहन और बेटी इसकी कोई जाति थोड़ी होती है, ये तो सबकी होती है, सबकी जिम्मेदारी होती है। मैं सवाल दूसरी तरह से पूछ लेती हूं। आप 2022 का असेंबली इलेक्शन उठाकर देखिए, उसके बाद के उपचुनाव देखिए कि जितनी भागीदारी महिलाओं की वोट देने में बढ़ रही है, वो बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रही हैं। तो आपको लग रहा है कि यहां पर भी जाति धर्म से ऊपर उठकर महिलाओं का भरोसा बीजेपी में बढ़ रहा है? ये क्राइम कंट्रोल और महिला सुरक्षा, वुमेन सेफ्टी, इसके नाम पर सारी महिलाएं एक हो जाती हैं। मैम देखिए, महिलाओं की सुरक्षा जो है समाजवादी सरकार भी जब रही है तो महिलाओं बेटों की सुरक्षा सदैव समाजवादी पार्टी ने की और हम भी चाहते हैं। देखिए, महिलाएं बहनें किसी पार्टी की नहीं है, उनका सुरक्षा, उनका सम्मान, उनका मान बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है उसको ये लोग नकारने का काम कर रहे हैं, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट आज भी यही कहती है कि पर कैपिटा क्राइम रेट जो है वो 7.4 है। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा क्राइम बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अगर किसी सरकार में बढ़े हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार बढ़े हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ठीक है, आप अब भी अपने उस दावे पे कायम हैं। एक बार फिर से मैं अरविंद जैन जी को लेकर आना चाहूंगी चर्चा में। अरविंद जैन जी, विपक्षी पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि नहीं, क्राइम बढ़ा है, महिलाओं के लिए असुरक्षा हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या इसे पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बयान समझा जाए या इसके पीछे के जो तथ्य हैं उससे ये बिल्कुल परे है या उसके करीब है? एनसीआरबी की रिपोर्ट को नकार। ठीक है, आप फिर एनसीआरबी को कोट कर रहे हैं अरविंद जैन जी, बार बार एनसीआरबी का जिक्र आ रहा है। यूपी कहां खड़ा है उसके हिसाब से? मैं आ रही हूं आनंद दुबे जी, लेकिन उससे पहले अरविंद जैन जी एक कमेंट कर ले। ठीक है दीपक जी, मेरे पास लास्ट 1 मिनट का समय। अरविंद जैन जी, आप बोल रहे एनसीआरबी की रिपोर्ट गलत है। ठीक है अरविंद जैन जी, एनसीआरबी की रिपोर्ट सही है, वही एनसीआरबी की रिपोर्ट आपको तमाचा मार रही है। उसी एनसीआरबी रिपोर्ट को पहले पढ़िए ना कि 2017 तक क्या क्राइम रेट रहा है उत्तर प्रदेश में। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा महिलाओं और बच्चों के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में हो रहा है, बीच में हिंदुस्तान में। कितनी एनसीआरबी का डाटा कहता है, एनसीआरबी का डाटा कहता है। आप अगर कहते हो तो एनसीआरबी डाटा गलत है तो मैं मान लूंगा आपकी बात। आप बता दो एनसीआरबी डाटा गलत है, आप बता दो एनसीआरबी डाटा गलत है। आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए, अपने अपने दावों के साथ आप हैं, आप दोनों शांत हो जाइए। लास्ट कमेंट अरविंद जैन जी, अरविंद जैन जी की आवाज जाएगी, बोलिए। देखिए, हर घटना की समीक्षा जब होने लगती है, जो भी महिला उत्पीड़न की घटना होती है, जब उसका मॉनिटरिंग होने लगती है कि घटना क्यों हुई, किन्होंने की, उन पे क्या कार्रवाई हुई, तो स्वाभाविक है कि घटनाओं में कमी आएगी। अपराधियों के खिलाफ जब कार्रवाई होगी, शोधों के खिलाफ जब कार्रवाई होगी, लुच्चे लफंगे जो सड़कों पे घूमते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो इसका अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा। पुलिस का कार्य जरूर बढ़ेगा, पर जब समीक्षा होती है, वरिष्ठ अधिकारियों का दायित्व निर्धारित किया जाता है
डीजीपी मुख्यालय से लगातार मॉनिटरिंग होती है, उसका प्रभाव पड़ता है। एक क्रेडिट मैं इस गवर्नमेंट को देना चाहूंगा कि जो बड़े बड़े माफिया थे उत्तर प्रदेश में, जब उनके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हुई हैं, उनकी जब संपत्तियों की जब्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई है, ठीक है, और बहुत से माफियाओं के खिलाफ त्वरित जो एक्शन कार्रवाई, हुआ है, तो तेजी से पुलिस का एक्शन और उसके साथ साथ ऐसे मामलों में, खासतौर पर महिलाओं से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता। कहा भी यही जाता है कि पुलिस का डर अपराधियों में होना चाहिए, आम लोगों और महिलाओं में नहीं होना चाहिए। वो खुलकर अपनी समस्या पुलिस से कह सकें, यही एक आइडियल सिचुएशन होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी ने 2024 के लिए नारी शक्ति वंदन अभियान की शुरुआत की है और यहीं पर मंच से एक बार फिर से महिलाओं की भागीदारी किस तरह समाज में है, कार्यक्षेत्र में है, और उसके साथ साथ सरकार ने महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित माहौल बनाया है, इसको लेकर सीएम योगी ने अपराधियों को चेताया और कहा कि शोधों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे अगर नारी अस्मिता या नारी सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को घेर रहा है और इन दावों को झूठा बता रहा है। महाबहस में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।